कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को दिखाते हैं। ये टाइम 1830 के आसपास का होता है, जहां हम देखते हैं एक अमेरिकन हंटर यूक को, जो कि अपने बेटे के साथ शिकार कर रहा होता है। यूक एक ग्रुप के साथ काम करता है और ये लोग जंगली जानवरों का शिकार करने के साथ साथ उनकी खालों को बेचा करते हैं। और वो लोग वहाँ से शिकार करने के बाद यहाँ से जाने लगते हैं। तभी उन पर एक आदिवासी कबीला अटैक कर देता है। ये आदिवासी उन्हें बुरी तरह से मारने लगते हैं। दरअसल इनके सरदार की बेटी को किसी ने अगवा कर लिया होता है, जिसकी वजह से वो काफी गुस्से में होते हैं। इस हमले में सिर्फ कुछ लोग ही बच पाते हैं, जो अपनी नाव पर बैठकर नदी के रास्ते वहां से निकल पड़ते हैं। पर खतरा अभी भी टला नहीं होता। दरअसल वो आदिवासी इस पूरे इलाके में चारों तरफ फैले हुए हैं। इस ग्रुप का कैप्टन यूक से पूछता है कि उन्हें किस रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। तो यूक कहता है कि हमें जंगल के रास्ते से आगे जाना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता सुरक्षित है और वो जंगल बहुत ही बड़ा है। पर उनके ग्रुप का एक आदमी जॉन यूक की बात से सहमत नहीं होता। तो यूक उससे कहता है कि अगर हम नदी के रास्ते से आगे गए तो वो आदिवासी हमें बड़ी आसानी से देख लेंगे और हमें चारों तरफ से घेर लेंगे। पर फिर भी जॉन यूक की बात नहीं मानता। फिर कैप्टन उसे कहता है कि यूक इस जंगल को हमसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें इसकी बात मान लेनी चाहिए। अब ये लोग अपनी नाव को वही पानी में ही छोड़ देते हैं, ताकि जब तक वो आदिवासी इनकी नाव तक पहुँचे वो लोग यहाँ से बहुत दूर जा चुके हों। कैप्टन कहता है कि हमें अपनी सारी खालों को यही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और इस घने जंगल में हम इन खालों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। वो अपनी सारी खालों को वही छुपा देते हैं, ताकि अगर भविष्य में वो यहाँ आए तो अपनी खालों को वापस ले सके। अब वो लोग अपने सफर में निकल पड़ते हैं, जहाँ इन लोगों को काफी ठंड का सामना भी करना पड़ता है। उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। वो लोग सफर तय करते हैं। फिर रात होने पर वही जंगल में आराम करने लगते हैं। सुबह होने पर हम देखते हैं कि यूक का फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि आदिवासी उस नाव तक पहुंच चुके थे जो इन्होंने वहीं छोड़ दी थी। आदिवासियों को नाव में कोई भी नहीं मिलता और वो समझ जाते हैं कि सब लोग जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। तभी उनके पास कबीले का एक आदमी आकर बताता है कि उत्तर की तरफ उन्हें पैरों के निशान मिले हैं। अब आदिवासी फैसला करते हैं कि वो उत्तर की तरफ जाएंगे और उन्हें पकड़ेंगे, क्योंकि उसके साथ ही लगातार उत्तर की ओर जाते रहते हैं। और रात होने पर वही वो लोग एक जगह पर अपना डेरा जमाते हैं और वही आराम करते हैं। सुबह सबसे पहले यूक उठ जाता है और वो अपनी बंदूक उठाकर जंगल में चला जाता है। वहाँ उसे भालू के 2 बच्चे नजर आते हैं। वो उन पर बंदूक तानता है कि तभी उसे पीछे से किसी की आहट महसूस होती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक बड़ा सा भालू होता है, जो यूक पर अटैक कर देता है और यूक की बंदूक नीचे गिर जाती है और भालू उसे बुरी तरह से मारने लगता है। जब भालू थोड़ा दूर जाता है तो यूक मौके का फायदा उठाकर अपनी बंदूक उठा लेता है और भालू को गोली मार देता है। पर भालू को उस गोली से कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बार वो भालू यूक पर अटैक करके उसे बिल्कुल अधमरा कर देता है। यूक के गले को भी भालू ने चीर दिया था। गोली लगने की वजह से भालू थोड़ा लड़खड़ा जाता है और इस बार जब वो भालू थोड़ा दूर जाता है तो यूक अपना चाकू निकालता है और भालू को मारने लग जाता है। भालू भी यूक पर हमला कर रहा होता है। फिर ये दोनों लड़खड़ाते हुए नीचे जा गिरते हैं और भालू यूक के ऊपर गिर जाता है, पर वो मर चुका था। कुछ देर बाद यूक के साथ ही उसे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच जाते हैं और वो यूक को जख्मी पड़ा देखकर फौरन से उसके पास आते हैं और बड़ी मुश्किल से भालू को उसके ऊपर से हटाते हैं। यूक को बहुत सारी चोटें लगी होती हैं। उन लोगों को लगता है कि यूक अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। उसके जख्मों से काफी खून बह रहा होता है। तो कैप्टन उसके जख्मों पर टांके लगाता है और यूक बेहोश हो जाता है। वो उसके गले पर भी टांके लगाता है, जो सारा चिढ़ चुका था। अब वो लोग यूक को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि रास्ता बहुत खराब था। ऐसे में वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग यूक को यही छोड़ देंगे। वैसे भी वो कुछ देर में मरने ही वाला है, पर कैप्टन उसे इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो उस पर अपनी बंदूक तान देता है। पर यूक का बेटा ऐसा करने से उसे रोकता है कि वो ऐसा ना करे। अब कैप्टन को उस पर दया आ जाती है। अब कैप्टन कहता है कि जो लोग यहाँ यूक के पास रुकेंगे वो उन्हें $70 देगा, क्योंकि यूक ने उनकी काफी मदद की होती है। इसलिए वो चाहता है कि यूक ऐसे ही ना मरे, उसका अंतिम संस्कार हो। ये बात सुनकर यूक का बेटा और एक लड़का वहाँ रुकने पर मान जाते हैं और कहते हैं कि हमें $70 मिले या ना मिले, हम यहाँ यूक के पास रुकेंगे। तभी जॉन, जो कि यूक को पहले से पसंद नहीं करता, वो कहता है कि वो भी यहाँ रुकेगा, पर $70 काफी नहीं है, वो $100 लेगा। कैप्टन उसकी बात मान जाता है। अब यूक और वो दोनों रुक जाते हैं और बाकी के साथी आगे के रास्ते निकल पड़ते हैं। यूक काफी जख्मी होता है, तो जॉन को लगता है कि यूक कुछ टाइम बाद मर जाएगा, पर यूक नहीं मरता। अब जॉन यूक के पास आता है और वो उससे कहता है कि तुम मरते क्यों नहीं? तुम मरकर अपने बेटे की जान नहीं बचाना चाहते क्या? अगर आदिवासी यहाँ आ गए तो वो हम सबको मार देंगे। ये कहते ही जॉन
युग का नाक मुंह बंद करने लगता है। युग तड़पने लगता है कि तभी युग का बेटा वहां आ जाता है और जॉन को ऐसा करते देख वो उसे मारता है और पीछे हटा देता है। जॉन से समझाता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। युग का बेटा नहीं मानता, उस पर बंदूक तान देता है। जॉन उससे बंदूक लेकर उसे चाकू मार देता है। युग अपनी बेटे की मदद नहीं कर पाता और उसे मरता हुआ देखता है। जॉन उसकी डेड बॉडी को वहीं छुपा देता है ताकि जब तीसरा लड़का वहां आए तो उसे ना पता चले। जब वो तीसरा लड़का वहां आता है तो युग उसे बताता है कि इसने मेरे बेटे को मारा है, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही होती। वो लड़का जॉन से युग के बेटे के बारे में पूछता है, पर वो उससे कहता है कि वो अब यहाँ नहीं आएगा। जॉन युग के मरने का इंतजार कर रहा होता है, पर युग के ना मरने पर वो एक चाल चलता है और वो उस लड़के को कहता है कि मैंने अभी कुछ आदिवासियों को यहाँ आते हुए देखा है। और वो लड़का काफी डर जाता है और अपना सामान बांधने लगता है। जॉन से कहता है कि हमें युग को यही छोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम इसको साथ ले गए हम मर जाएंगे। जॉन युग को दफनाने लगता है, पर वो लड़का उसे ऐसा करने से रोकता है, जिस पर जॉन उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से उसे दफना कर चला जाता है। युग कभी भी जिंदा था और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से बाहर आता है। रेंगता हुआ अपने बेटे के पास आता है। वो बहुत होता है क्योंकि वो अपने बेटे को बचा नहीं सका था। अब युग फैसला करता है कि वो ऐसे ही इस जंगल से बाहर निकलेगा और वो जॉन से अपने बेटे की मौत का बदला लेगा। वहाँ रास्ते में उस लड़के को पता चलता है कि जॉन ने उससे झूठ कहा था, कोई आदिवासी उनके पीछे नहीं आ रहे थे। इस वजह से उसको बहुत पछतावा होता है क्योंकि वो युग को और उसके बेटे को वही छोड़ आया था। युग को एक नदी नजर आती है और वो किसी तरह वहाँ पहुँच जाता है और वो पानी पीने लगता है। और जैसे ही वो पानी पीता है सारा पानी उसके गले से निकलने लगता है क्योंकि भालू ने उसका गला चीर दिया था। अब युग को एक आइडिया आता है, उसके पास थोड़ा सा बारूद था तो वो बारूद अपने गले में भरता है और आग लगा देता है। एक चिंगारी वो अपने गले में भी लगा देता है ताकि उसका गला आपस में जुड़ जाए, पर ऐसा करने में उसे काफी तकलीफ होती है और वो बेहोश हो जाता है। काफी दिनों तक युग उसी नदी के किनारे रहता है और वो वहीं से थोड़ा बहुत जो उसको खाने को मिलता है उस पर अपना गुजारा करता है। एक दिन कुछ आदिवासी वहां पहुंच जाते हैं और वो युग पर हमला करने लगते हैं, पर युग नदी में चला जाता है। नदी का बहाव काफी तेज होता है और युग तैरता हुआ दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। रात को जब युग सो रहा होता है उसको अपने सामने आग की लपटें नजर आती हैं, तो युग उस तरफ जाता है। वो देखता है कि एक आदमी जिसने बहुत बड़ा शिकार कर रखा होता है और वो उसे खा रहा होता है। युग को देखकर वो आदमी उस पर अपना तीर चलाने लगता है और युग उसे रोकता है और इशारों से समझाता है कि वो भूखा है और उसे खाना चाहिए, उसकी हालत बहुत खराब है, उसके लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया है। उस आदमी के घर वालों को और कबीले वालों को भी मार दिया गया था। वो युग को खाना देता है और वो युग को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाता है। फिर वो दोनों घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ जॉन और वो लड़का काफी आगे आ चुके होते हैं। जॉन उस लड़के को कैप्टन को कुछ ना बताने को कहता है। सफर करते हुए वो एक कबीले से होकर गुजरते हैं। वो कबीला भी सारा तबाह हो चुका था और वहाँ कुछ भी नहीं बचा था। उन्हें वहाँ 2 घोड़े मिल जाते हैं और वो अपना आगे का सफर उन्हीं घोड़ों पर तय करते हैं। अब ये दोनों कैप्टन के पास आते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। युग के मरने के बाद उन्होंने उसे दफना दिया और युग का बेटा जंगल में ही कहीं खो गया। कैप्टन उन्हें पैसे देता है पर वो लड़का वहाँ से पैसे लिए बगैर ही चला जाता है, तो जॉन उसके पैसे अपने पास रख लेता है। इधर हम देखते हैं कि युग अपने घोड़े पर सवार होता है और बर्फीला तूफान आने लगता है। वो आदमी युग को बचाने के लिए लकड़ियों से उसके लिए एक झोंपड़ी बनाता है और युग को वहाँ ले जाता है और वो युग के जख्म को भी ठीक करने की कोशिश करता है। सुबह तूफान थमते ही युग जब बाहर आता है तो उससे वो आदमी कहीं भी नजर नहीं आता। कुछ आगे जाने पर वो देखता है कि वो आदमी एक पेड़ पर टंगा हुआ है। ये फ्रांसीसी लोगों का काम होता है। अब युग उनके पास पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि उन्होंने एक लड़की को पकड़ रखा है। युग उस लड़की को उनसे बचाता है और अपनी घोड़ी पर सवार होकर वहां से भाग जाता है। वहां से भागने के बाद युग रात एक पेड़ के नीचे गुजारता है। सुबह होते ही वो देखता है कि आदिवासी उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए वो अपने घोड़े पर बैठकर वहां से भागने लगता है। वो लोग युग का पीछा करते हैं। सामने खाई होती है पर युग रुक नहीं सकता, वरना ये आदिवासी उसे गोली मार देंगे। तो वो उस खाई में गिर जाता है और नीचे गिरने की वजह से घोड़ी की मौत हो जाती है और युग अभी भी जिंदा होता है। काफी ठंड होने की वजह से युग उस घोड़ी का पेट चीरता है और उसका सारा मांस बाहर निकाल कर वही सो जाता है। सुबह होने पर वो वहाँ से निकल पड़ता है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जहाँ युग के बाकी साथी मौजूद होते हैं वहाँ एक आदमी आता है और उनकी मदद मांगता है। वो लोग उसकी मदद के बदले उससे पैसे मांगते हैं और उस आदमी के पास पैसे कुछ ज्यादा नहीं होते, तो वो उन्हें कुछ पैसे देता है और एक बोतल देता है
ये वही बोतल थी जो जॉन और वो लड़का युग के पास छोड़ आए थे। अब उस लड़के को लगता है कि युग का बेटा अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ जॉन को ये पता चल जाता है कि युग अभी जिंदा है। अब कैप्टन और वो लड़का और कुछ लोग उस जगह जाते हैं जहाँ उन्होंने युग को छोड़ा था। वहाँ जाकर उन्हें युग मिलता है, जिसे देखकर कैप्टन बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। युग उसे सब बताता है, जो सुनकर कैप्टन जॉन और उस लड़के को अरेस्ट करने को कहते हैं। पर वहां जाने पर उन्हें पता चलता है कि जॉन कैप्टन का सारा पैसा लेकर भाग चुका है। जो कैप्टन को बताता है कि उस लड़के को जॉन ने ही झूठ बोला था, उसका कोई कसूर नहीं। अब कैप्टन और युग जॉन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जॉन के पैरों के निशान का पीछा करते हैं। कुछ आगे जाने पर निशान खत्म हो जाते हैं और वो दोनों अलग होकर जॉन को ढूंढने लगते हैं। कैप्टन को जॉन मिल जाता है, जो कैप्टन पर गन तान देता है। कैप्टन उसे कहता है कि तुम पर खून का इल्जाम है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पर जॉन कैप्टन को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। गोली की आवाज सुनकर युग वहां आ जाता है और वो कैप्टन को मरा हुआ देखता है और आसपास भी कोई नहीं होता। तो वो एक लकड़ी को लेकर आता है और कैप्टन की पीठ पर लगा देता है ताकि उसकी पीठ सीधी हो जाए। अब वो कैप्टन को घोड़ी पर बिठाकर खुद घोड़ी पर लेट जाता है ताकि जॉन को बेवकूफ बना सके, और होता भी ऐसा ही है। जब जॉन उन्हें आते हुए देखता है, उसे लगता है कि आगे वाला युग है और जो लेटा हुआ है वो कैप्टन है। तो वो कैप्टन को युग समझकर गोली चला देता है। कैप्टन नीचे गिर जाता है। जॉन को लगता है कि युग अभी मर चुका है। जब वो चेक करने पास आता है तो वो दिखता है कि जिसको उसने गोली मारी थी वो तो कैप्टन है। तभी युग उस पर गोली चला देता है और गोली उसके कंधे पर लगती है और वो वहां से भागने लगता है। युग उसका पीछा करता है और वो दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जिसके दूसरी तरफ वही आदिवासी होते हैं। उन दोनों की खूब लड़ाई होती है। जॉन युग को मारने ही वाला होता है कि उसे उस आदमी की बात याद आती है जिसने उसकी जान बचाई थी। उसने कहा था कि बदला लेना गॉड के हाथ में है। तो युग जॉन को नदी में फेंक देता है, जिसको वो आदिवासी पकड़कर मार देते हैं। वो आदिवासी युग के पास आते हैं और उसे वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनकी बेटी मिल चुकी थी, जो वही लड़की थी जिसकी युग ने जान बचाई थी। कहानी के लास्ट में हम देखते हैं कि युग बहुत जख्मी है और उसे अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा नजर आती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। उसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आई होप सो आपको ये कहानी पसंद आई होगी।